हेलो एवरीवन, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट चैप्टर 8 का, विच इज़ फ्रैक्शनल रिलेशंस। दैट मीन्स रिलेशंस हम किस तरह से इस्टेब्लिश कर सकते हैं दो फ्रैक्शंस के बीच में, जैसे कि 1 यूनिट और अगर उसका एक स्मॉलर पार्ट लो तो वो किस तरह से रिलेटेड होंगे। हियर इज ए स्क्वायर विथ सम लाइंस ड्रॉन इनसाइड। ये एक स्क्वायर आप देख रहे हो जिसके अंदर कुछ लाइंस ड्रॉ कर दिए गए हैं। अब आप देखोगे कि यहाँ जो स्क्वायर को डिवाइड किया गया है, तो अगर स्क्वायर एक ये 1 होल यूनिट है और इसमें हम केवल ये लाइन ड्रॉ करते हैं, तो अब ये पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ये दोनों पार्ट इक्वल पार्ट्स हैं। लेकिन अगर हम और लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से, तो अब सारे पार्ट्स इक्वल नहीं हैं। तो यहाँ फिगर 8.4 में आप देखते हो कि जो स्क्वायर है, 1 यूनिट स्क्वायर है, उसके स्मॉल पोर्शंस किए गए हैं जो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। सारे पार्ट्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है। What fraction of area of the whole square does the shaded region occupy? Shaded region that means ये जो region है जिसमें ये lines बने हुए हैं, ये इस पूरे square का कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप देखो कि अगर ये इस तरह से स्क्वायर है और स्क्वायर को हम 4 पोर्शंस में, 4 इक्वल पोर्शंस में अगर हम डिवाइड कर दें, तो इस तरह से वो हो जाएगा। इक्वल पोर्शंस में डिवाइड हो गया। जो ये 4th पोर्शन है, इसके फिर से 4 पोर्शन कर दिए गए हैं। अगर हम इस तरह से इसे डिवाइड करें तो आप 1 यूनिट स्क्वायर के टोटल 16 पार्ट करते हो। तो दैट मीन्स जो 1 पार्ट है वो 1/16 पार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखते हो कि ये 1 पार्ट तो पूरा लिया गया है और जो सेकंड पार्ट है वो हाफ लिया गया है। तो दैट मीन्स ये एक पूरा पोर्शन लिया गया है और सेकंड वाला ये हाफ लिया गया है। तो हाफ ऑफ 1/16 उसका हाफ लिया गया है। तो टोटल पोर्शन कितना हो गया? ये 1/16 है और ये 1/32 है। तो 1/16 प्लस 1/32, इसे जब आप ऐड करोगे तो 32 एलसीएम हो गया। तो 16 2 टाइम्स इज 32 एंड 32 1 टाइम इज 32, तो इट विल बी 3/32। सो दैट मीन्स जो शेडेड रीजन है ये इस यूनिट स्क्वायर का 3/32 पार्ट है। 3/32 of 1 square. Now next is, in each of the figures given below, find the fraction of the big squares that the shaded region occupies. ये स्क्वायर है यहाँ पर, इसमें आप ये शेडेड रीजन देख रहे हो। सेम हमें करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि ये बिग स्क्वायर का, ओरिजिनल स्क्वायर का कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है। तो अगेन आप देखोगे कि स्क्वायर को इक्वल पोर्शंस में डिवाइड नहीं किया गया है। अगर आप कंपेयर करो इस पार्ट को इस पार्ट से, तो ये इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस स्क्वायर को हम इक्वल पोर्शंस में किस तरह से डिवाइड करते हैं। तो देखो, ये एक लाइन जो डायगोनल आप देख रहे हो, ये डायगोनल हम ड्रॉ कर देते हैं। इसी तरह से इस साइड से डायगोनल है, तो ये, तो अब ये इक्वल पार्ट्स हैं। अब आप देखते हो कि एक लाइन ये बीच में वर्टिकल है, तो वर्टिकल लाइन हम पूरा ड्रॉ कर देते हैं और इस तरह से भी ये लाइन हम पूरा ड्रॉ कर देते हैं। तो इसी तरह से ये यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी गई है और इस तरफ भी लाइन ड्रॉ कर दी गई है। तो अब अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरह से पोर्शंस हैं। तो अब आप देख सकते हो कि ये कितने पार्ट को कवर करता है। यहाँ आप ये भी डायगोनल अगर ड्रॉ कर दोगे तो अब आपको इक्वल पोर्शंस मिल जाएंगे। अब ये जो 1 स्क्वायर है ये इक्वल पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। अब टोटल पोर्शंस कितने हैं आप इन्हें काउंट कर सकते हो। टोटल पार्ट्स हैं 16 और उसमें से जो शेडेड पार्ट है वो है 1 2 3 4 5 एंड 6 आउट ऑफ 16। और इसे हम फिर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 3s are 6 एंड 2 8s are 16, सो इट इज 3/8 ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर। अब आते हैं इस स्क्वायर पर। अब इसमें आप देखोगे कि देखो, ये इक्वल पोर्शंस में तो डिवाइड है नहीं, तो हम इसको इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। तो अब ये सारे पोर्शंस इक्वल हैं, तो स्क्वायर के 1/4 पोर्शन को टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ये भी 8 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है इक्वल पार्ट्स में। पोर्शंस इसमें किए गए हैं वो इक्वल हैं साइज में। तो अब आप काउंट कर सकते हो कि टोटल इसमें कितने पोर्शंस हैं। तो अब देखो, यहाँ 8 पार्ट्स थे, यहाँ 8 हैं, इस वाले पार्ट में 8 हैं और इस वाले पार्ट में भी 8 हैं। तो टोटल 32 पार्ट्स हैं और उसमें से शेडेड पार्ट है दिस वन एंड दिस वन। तो टोटल 2 पार्ट्स हैं जो शेडेड हैं। तो 2 आउट ऑफ 32, दैट इज 1/16। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा। Now, a dramatic donation. The following problem is translated from Bhaskaracharya's book. भास्कराचार्य की बुक लीलावती, उससे इस प्रॉब्लम को लिया गया है। O wise man,
ए माइजर गेव टू अ beggar 1/5 of 1/16 of 1/4 of 1/2 of 2/3 of 3/4 of a drama. एक माइजर ने किसी को इतना दिया है. इफ़ यू नो द मैथमेटिक्स ऑफ फ्रैक्शन वेल, अगर आप इसे जानते हो, फ्रैक्शंस को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, टेल मी ओ चाइल्ड, तो आप मुझे बताओ, हाउ मैनी कॉरीज शेल वर गिवन बाय द मास्टर टू द बैगर. तो बैगर को मास्टर ने टोटल कितने कौड़ी दिए. कौड़ी एक एंशिएंट टाइम में यूज़ किया जाता था पैसे की जगह पर. आजकल हम मनी यूज़ करते हैं, रुपी एंड कॉइन्स यूज़ करते हैं. उस समय पर कौरी चलते थे, तो कौरी शेल यूज़ किया है. और हमें ये फ्रैक्शन दिया गया है कि 1/2 ऑफ 2/3 ऑफ 3/4 ऑफ 1/5 ऑफ 1/16 ऑफ 1/4. ये टोटल कितना आएगा. देखो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो सारे न्यूमरेटर्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिनोमिनेटर्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि साथ में हम कुछ कुछ इसमें सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं. इस तरह से है. अब देखो सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं. 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, 3 से 3 कैंसिल हो सकता है. और अब हमारे पास, अब देखो न्यूमरेटर में केवल 1 बचा है, तो 1, और डिनोमिनेटर में है 4 टाइम्स 5 टाइम्स 4 टाइम्स 16, और इनको आप मल्टीप्लाई करोगे, सो इट विल बी 1280. तो इतना पोर्शन दिया है ऑफ अ ड्रामा. यू कैन सी इन द आंसर भास्कराचार्य's ह्यूमर. अब आप इसमें देख सकते हो, द माइजर हैड गिवन द बैगर ओनली 1 कॉइन ऑफ द लीस्ट वैल्यू. माइजर ने केवल एक स्मॉलेस्ट कॉइन दिया है बैगर के लिए. अराउंड द 12th century several types of coins were in use in different kingdoms of the Indian subcontinent. 12th सेंचुरी में इंडिया में अलग अलग तरह के कॉइन्स यूज़ किए जाते थे. मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर गोल्ड कॉइन्स. अक्सर गोल्ड कॉइन यूज़ होते थे, जिनको दीनार कहते थे, या हुनाज भी कहा जाता था. सोने के सिक्के होते थे. सिल्वर कॉइन होते थे, चांदी के सिक्के होते थे, जिनको ड्रमा और टांका कहा जाता था. और कॉपर, तांबे के सिक्के होते थे, जिनको पानास, कासूस एंड मशाकास कहा जाता था. और उसके बाद में सबसे छोटा कॉइन होता था कौड़ी. द एग्जैक्ट कन्वर्जन रेट बिटवीन दीज कॉइन्स वेरीड डिपेंडिंग ऑन द रीजन. कहाँ किसकी कितनी वैल्यू होगी, ये डिपेंड करता था कि किस रीजन में इसे मेजर किया जा रहा है, किस टाइम में मेजर किया जा रहा है, और जहाँ मेजर किया जा रहा है वहाँ की इकोनॉमी कैसी है, वहाँ कॉइन का वेट कितना है, और कॉइन बनाने के लिए कितना प्योर मटेरियल यूज़ किया जाता है. गोल्ड कॉइन्स हैड हाई वैल्यू. गोल्ड ऑफ कोर्स महंगा मटेरियल है, तो उसकी वैल्यू सबसे हाई होती थी. एंड वर यूज्ड इन लार्ज ट्रांजैक्शंस एंड टू स्टोर वेल्थ. गोल्ड कॉइन अक्सर बड़े ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ किए जाते थे, या लोगों की वेल्थ मेजरमेंट के लिए कि किसके पास कितना गोल्ड है, इसके लिए गोल्ड यूज़ किया जाता था. गोल्ड कॉइन्स मेजर करते थे. सिल्वर कॉइन्स वर मोर कॉमनली यूज्ड इन एवरीडे ट्रांजैक्शन. रोज के लिए सिल्वर कॉइन, जैसे कि हम सिक्के और रुपए यूज करते हैं. कॉपर कॉइन्स हैड लो वैल्यू. कॉपर कॉइन की वैल्यू कम होती थी सिल्वर और गोल्ड के कंपैरिजन में. और कौड़ी शेल सबसे कम डिनोमिनेशन होता था. इफ वी अज्यूम 1 गोल्ड दिनार वाज 12 सिल्वर ड्रामास. अगर एक गोल्ड कॉइन की कीमत 12 सिल्वर के इक्वल होती थी, एंड 1 सिल्वर इज 4 कॉपर पानास. और अगर एक सिल्वर 4 कॉपर के इक्वल हो, एंड 1 कॉपर इज 6 मशकास, एंड 1 पाना इज 30 कौड़ी. तो अगर एक कॉपर पाना 30 कौड़ी के इक्वल माना जाए, तो ये ओल्डन वे में आप इसे यहाँ पर देख सकते हो कि टोटल कितना वैल्यू होगा. अब देखो कॉपर पाना गोल्ड के कितने इक्वल हो गया. कॉपर पाना की वैल्यू गोल्ड के कंपैरिजन में कितनी होगी. तो देखो 1 गोल्ड is equal to 12 silver, and so that means 1 silver is equal to 1/12 gold, and 1 silver is 4 copper pana. That means 1 copper is equal to 1/4 silver coins. तो अगर हम 1 कॉपर पाना की वैल्यू निकालें, गोल्ड से कंपेयर करें, तो 1 सिल्वर इज 1/12 गोल्ड एंड 1 कॉपर इज 1/4 सिल्वर. तो 1 कॉपर कितना हो गया, 1/4 ऑफ 1/12. इसी तरह से अगर हम 1 कौड़ी शेल निकालें कॉपर पाना के कंपैरिजन में, तो देखो 1 पाना इज 30 कौड़ी. सो 1 कौड़ी इज 1/30 कॉपर पानाज. एंड 1 कौरी शेल गोल्ड के कंपैरिजन में कितना हो जाएगा. तो देखो 1 कौरी इज 130 ऑफ कॉपर पाना. तो 1 कौरी विल बी इक्वल टू 130 ऑफ कॉपर पाना. उसकी वैल्यू कितनी है,
1/48 ऑफ गोल्ड। तो 130/1/48 इनका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 कौड़ी की वैल्यू गोल्ड के कंपैरिजन में आप फाइंड आउट कर सकते हो। सो दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, आप इसको बस पढ़ सकते हो। यहाँ पर पिंच ऑफ हिस्ट्री है जिसमें हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ यहाँ पर आपको स्टोरी मिलेगी। अब आते हैं फिगर इट आउट सेक्शन पर। इवेल्युएट द फॉलोइंग, हमें इनका आंसर फाइंड आउट करना है। तो देखो फर्स्ट पार्ट है 3 डिवाइडेड बाय 7/9। अब 3 जो कि एक होल नंबर है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 3/1 हो जाएगा। डिवीजन है तो डिवीजन के लिए फ्रैक्शन में हम मल्टीप्लाई करते हैं, और 7/9 ये एक फ्रैक्शन है तो इसका रेसिप्रोकल, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन मीन्स उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लिकेशन। तो ये इस तरह से रिवर्स हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 9/7। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बी 27/7। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 14/4 डिवाइडेड बाय 2। अब 14/4 ये एक फ्रैक्शन है, डिवीजन है तो डिवीजन को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे। अब 2 जो कि एक होल नंबर है तो 2/1 इसको हम फ्रैक्शन लिख सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि हमें डिवीजन करना है तो हमें रेसिप्रोकल क्रिएट करना पड़ेगा इसका, तो इट विल बी 1/2। तो 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 7 टाइम्स इज 14, सो दिस विल बी 7/4। नेक्स्ट इज 2/3 डिवाइडेड बाय 2/3। दैट मीन्स 2/3 मल्टीप्लाइड बाय अब 2/3 का रेसिप्रोकल विच विल बी 3/2। अब इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आंसर हो जाएगा 1। सो दिस विल बी 1। नेक्स्ट इज 14/6 डिवाइडेड बाय 7/3। सो अगेन 14/6 एक फ्रैक्शन है, डिवीजन है तो उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, एंड 7/3 फ्रैक्शन है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/7। नाउ 14 टाइम्स 3 न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशन एंड 6 टाइम्स 7 डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लिकेशन। सिंप्लीफाई कर लेंगे 3 टाइम्स 2 एंड 7 टाइम्स 2। 2 से 2 को आप डिवाइड कर सकते हो, आंसर विल बी 1। सो दिस इज 1। नेक्स्ट इज 4/3 डिवाइडेड बाय 3/4। नाउ 4/3 अब डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा, एंड 3/4 फ्रैक्शन है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3। नाउ न्यूमरेटर टाइम्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स टाइम डिनोमिनेटर, 16/9, दैट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट इज 7/4 डिवाइडेड बाय 1/7। तो 7/4 मल्टीप्लाइड बाय 7, क्योंकि 1/7 का रेसिप्रोकल विल बी 7। नाउ न्यूमरेटर टाइम्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स टाइम डिनोमिनेटर्स, तो इट इज 49/4। नेक्स्ट इज 8/2 divided by 4/15. So 8/2, now this division will be multiplication and 4/15 will be 15/4. Reciprocal create कर लेंगे. So we multiply the numerators and the denominators. 4 2s are 8 and 2 से 2 को आप cancel कर सकते हो. Answer is 15. So this is it. Next है 1/5 is divided by 1/9. So we turn division to multiplication and reciprocal of fraction. 1/9 का reciprocal is 9. Now it is 1 times 9/5 times 1. So it will be 9/5. Next is 1/6 divided by 11/12. So let's do it 1/6. Division will become multiplication and reciprocal will be 12/11. Now it is 1 times 12. Numerator times numerator and 6 times 11. 6 2s are 12. So answer is 2/11. Now this is a mixed fraction. 3 2/3 divided by 1 3/8. अब 3 and 2/3 हमें पता है कि जब मिक्स फ्रैक्शन होता है तो हमें उसको एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। 3 times 3 plus 2 ये हो जाएगा न्यूमरेटर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एंड प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 and 8 times 1 plus 3 upon 8. So it is 3 3s are 9, 9 plus 2 is 11, 11/3 divided by 8 times 1 is 8 and plus 3 11/8. Now 11/3 of division will become multiplication and 11/8 ka reciprocal will be 8/11. So this is 8/3. So these will be your answers. Let's come to question number 2.
For each of the questions below, choose the expression that describes the solution. हमें यहाँ multiple choices में से एक choose करना है जो इसका appropriate answer होगा. Maria bought 8 meter of lace to decorate the bags she made for school. 8 meter lace लिया है. She used 1/4 meter for each bag. हर एक बैग के लिए उसने 1/4 meter, that means मीटर से less उसने यूज किया है. एंड फिनिश द लेस, और उसने लेस भी फिनिश कर दी है, सारी लेस यूज कर दी है. जबकि जो ईच बैग है उसमें उसने 1/4 मीटर लेस यूज की है. सो हाउ मैनी बैग्स डिड शी डेकोरेट, उसने कितने बैग्स डेकोरेट किए हैं. अब देखो टोटल उसने जो लेस खरीदा है वो है 8 मीटर और हर एक बैग में उसने 1/4 मीटर यूज़ किया है. तो अगर हम 8 को डिवाइड कर दें 1/4 से तो हमें पता चल जाएगा कि उसने टोटल कितने बैग्स यूज किए हैं डेकोरेशन के लिए. सो इट इज थर्ड पार्ट. नाउ बी इज हाफ मीटर ऑफ रिबन इज यूज टू मेक 8 बैजेस. 8 बैजेस बनाए गए हैं जिसके लिए हाफ मीटर रिबन यूज किया है टोटल. वॉट इज द लेंथ ऑफ द रिबन यूज फॉर ईच बैच, हर एक बैच के लिए कितना यूज हुआ है रिबन. तो यहाँ पर अगेन सेम वे 8 बैजेस के लिए हाफ मीटर उसने यूज किया है. तो 1 बैच के लिए इससे कम यूज होगा. सो हाफ डिवाइडेड बाय 8 ये हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर. सो फोर्थ पार्ट इज द आंसर. C part is a baker needs 1/6 kg of flour to make 1 loaf of bread. एक बेकर को आटा बनाना है, 1/6 of kg आटा बनाना है ब्रेड बनाने के लिए. He has 5 kg of flour. उसके पास 5 kg टोटल आटा है. How many loaves of bread can he make? अब इस 5 kg से वो कितने loaves बना सकता है. तो अगर 1 loaf के लिए उसे 1/6 kg चाहिए तो 5 kg के लिए कितने लोफ बना सकता है. 5 kg डिवाइडेड बाय 1/6 kg. सो थर्ड पार्ट इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. इफ 1/4 kg ऑफ फ्लावर इज यूज टू मेक 12 रोटीज, अगर 12 रोटी बनाने के लिए 1/4 kg आटा यूज किया जाता है, हाउ मच फ्लावर इज यूज टू मेक 6 रोटीज. 6 रोटीज के लिए कितना आटा यूज किया जाएगा. तो 12 रोटीज के लिए 1/4 kg यूज किया जाता है, 1/4 kg ऑफ फ्लावर. तो 6 रोटीज, अब देखो रोटी की क्वांटिटी हाफ हो गई है. 12 रोटी के लिए जितना आटा यूज होता है, अब रोटी की क्वांटिटी हाफ हो गई है तो आटा भी हाफ हो जाएगा. तो 6 रोटी के लिए कितना आटा यूज होगा, हाफ ऑफ 1/4 kg इतना हो जाएगा. दैट मीन्स हाफ, अब ऑफ का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन. हाफ 1/4. सो दिस विल बी 1/8 kg. अब 1/8 kg 1/4 kg का हाफ है, इतना हमें आटा चाहिएगा 6 रोटी बनाने के लिए. दैट विल बी योर आंसर.